रजब भट्ट के अब दिन थोड़े ही हैं। 10 जुलाई को वो आयशा को क्यों मिले थे? वो तो कहते थे मैंने पर्चा कराना है इसके ऊपर। वीडियो एविडेंस मौजूद है। अगर भट्ट साहब इस बात से इनकार कर दें, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आज ही ये केस छोड़। रजब भट्ट कहता है जी सुट पंजा सुलह करते हैं, मुकाते हैं इस गल को। हो सकता है वो मैनेज करने की कोशिश करें। पर वो कर चुके हैं, रजब भट्ट ने आपको खरीदने की कोशिश की। कर चुके हैं। मैं हल्फन ये बात करता हूँ। आपको क्या लगता है रजब भट्ट क्या केस मैनेज करता है या मिनिस्ट्रियल लेवल पे लोग इसे सपोर्ट करते हैं? अभी इनका कैरियर स्टार्ट है, 17-18 पर्चे इनके ऊपर हो गया, तो इनका फ्यूचर कहाँ देखना है? मैं आम आदमी पे पर्चा हो तो वो गली के बाहर से नहीं जा सकता, इन पे पर्चा हो ये पूरी दुनिया घूमती है। सर यही तो कमाल है। ये तो डीआईजी साहब के ऊपर भी सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जेपी डिजिटल पॉडकास्ट। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। रजब भट्ट एक ऐसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कि जब से उसको फेम मिला उसको ये समझ नहीं आती, उसको ये महसूस नहीं होता कि वो सोसाइटी में किस किस्म की मुगल्लज़ात और किस किस्म की सोच को परवान चढ़ा रहा है। अभी कल ही की बात है कि आयशा जट नामी खातून का उनके साथ जो भी मुखासमत थी या जो भी मसला था उनके ऊपर एक फायरिंग का वाक़या हुआ, फिर उनके खिलाफ केस का वाक़या हुआ। आज मेरे साथ पॉडकास्ट के अंदर उनके वकील फयाज रामे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस केस की पेशरफ्त क्या है, आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। और इसके अंदर मैं मियां बिलाल एडवोकेट का जिक्र भी करना चाहूँगा कि आज से कुछ अर्सा पहले तक वो रजब भट्ट के शदीद खिलाफ थे, लेकिन अब हर टिकटॉक के अंदर वो इंसान उनके साथ नजर आ रहा है। उनका क्या इस केस के साथ तनाजुर है और सबसे बढ़कर फयाज रामे साहब की अपनी राय क्या है, क्योंकि उनके ऊपर कई किस्म के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं और साथ साथ उनकी कई ऐसी अल्फाज का हमने देखा है तबादला जिसमें उन्होंने कहा फिर मैं दसांगा की होएगा। मैं ज़रा पूरी बात नहीं कर रहा, जानते हैं फयाज रामे साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। रजब भट्ट का फिनोमिना क्या है? आपकी जो आपके साथ जिन्होंने केस दायर किया है आयशा जट साहिबा, उनका क्या मौक़िफ़ है? ये फायरिंग वाला वाक़या क्या है? और रजब भट्ट आपको भी डायरेक्टली कई बार इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, ये सारे क्या मामला हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखें मैं सिंपल ये कहूँगा कि तकब्बर है और किसी भी इंसान का आपने उनका मुख्तलिफ, अक्सर वो कहते हैं जी वकील साहब पर्सनल हो गए। सबसे पहले तो मैं आपको केस के बारे में बताऊं कि जब मैं इस केस में आया मेरे से पहले 2 वकला इस केस में तब्दील हुए। ठीक है। सबसे पहले इस मोहतरमा के वकील थे मियां बिलाल साहब। अच्छा जी जी, मियां बिलाल साहब उनके वकील थे। और मियां बिलाल साहब उस वक़्त इस केस में आए थे कि जब ये FIR रजिस्टर्ड हुई 2025 में, और वो उनके पहले वकील थे और उनके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो इस केस को लेकर जाते और इनको अरेस्ट भी करवा सकते थे, क्योंकि एक हीनियस नेचर का ऑफेंस था। 376 की FIR थी जिसकी सज़ाए मौत है या उम्र कैद है, हीनियस क्राइम। हाँ जी। तो मैंने जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे देखा तो मैंने कहा ये अब बहुत ही तगड़ी FIR हुई है और इसमें इनका निकलना मुश्किल होगा। अनफॉर्चुनेटली थोड़े दिनों बाद मैंने देखा कि वो शुरू में मियाँ साहब भी बड़े एग्रेसिव नज़र आए, फिर बाद में वो चीज़ें उस तरह से नहीं हो सकी। तो फिर मैंने उसके बाद एक नए वकील साहब आ गए, उन्होंने भी अपने तौर पर एफर्ट्स की। उसके बाद ये खातून मेरे पास आई तो मैंने इनको जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि जब ये केस मेरे पास आया मैंने 164 का स्टेटमेंट देखा, मेडिकल देखा और चीज़ें देखी सारी। तो मुझे ये समझ आई कि इस लड़की के साथ साथ इस फाइल के साथ भी रेप हो चुका है। ठीक है। इस फाइल की जो है वो हर पहलू पे उसको मैनेज किया गया है। ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि यार ये बहुत ही वीक केस है, तो इसमें बेहतर यही है। फिर मैंने उस लड़की को, अल्लाह जानता है उसको गाइड करने वाला कौन था, जिस तरह के उसके पॉडकास्ट से और सारे मामला, तो मैंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर वो दोबारा जब मेरे पास आई तो उस वक़्त केस का स्टेटस ये था कि पुलिस ने टोटल 5 मुलजमान हैं। सलमान मेन मुलजम है रेप का। बाकियों की हद तक ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो वीडियोस हैं उसमें वो डिलीट किए हैं, क्योंकि वो वीडियोस बनाता था नाजेबा वीडियोस। सलमान जो मुस्तकिल रजब के व्लॉग्स के अंदर भी होता है, लड़का कज़न है, कज़न हाँ, का बेटा है, जो मुस्तकिल होता है अक्सर व्लॉग्स के अंदर। जी। तो उस पर फिर इन्होंने जो वीडियोस हैं वो डिलीट की। इनके ऊपर 4 लोगों के ऊपर ये एलिगेशन था, रजब भट्ट, जहांगीर, जवाद और इनके ऊपर। इनके ब्रदर इन लॉ भी इन्वॉल्व है। ब्रदर इन लॉ भी इन्वॉल्व है, अल्लाह। इन 4 लोगों के ऊपर ये एलिगेशन था। तो इन 4 को पुलिस ने बेगुनाह करके तो जो है वो रेफर टू कोर्ट कर दिया था कि आप इनको फारग कर दें। ठीक है। तो ऐसे केसेस में नॉर्मली जो होता है एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि अगली पेशी पे ये केस ख़त्म हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा। हाँ जी, फारग हो जाएगा। इतने अच्छे तरीके से सारे मामला को मैनेज किया गया था, प्रोसिक्यूशन को, हर चीज़ को, कि बस यही था कि बस
क्लीन, जब ये मेरे पास आया। तो फिर ये दोबारा जब आयशा मेरे पास आई तो मेरे दिल में एक बात आई कि यार हम वकला बिला तफरीक हर शख्स के केस लेते हैं, और मेरी थोड़ी पहले भी प्रैक्टिस इस तरह की रही कि मैं दुआ ज़हरा का वकील था, मैं उसके फादर का, और वो भी एक रेप केस था। उसमें बच्ची ने 5 दफ़ा स्टेटमेंट मुल्ज़िम की हक में दिया था, लेकिन वो मेहदी काज़मी साहब डटे रहे। उसमें एक IG सिंध भी तब्दील हुए। शुरू में इनिशली मैं पंजाब में अपॉइंट हुआ था, बाद में मैं सिंध की भी गया, और जिस स्टेट पे IG सिंध तब्दील हुए थे सर, वो मैं उस स्टेट पे अपीयर हुआ था जस्टिस इकबाल कलोडो साहब की कोर्ट में, ठीक है। और 60 दिन के बावजूद बच्ची ना रिकवर करने की पे IG साहब को उन्होंने फारग कर दिया। फिर नए IG आए थे गुलाम नबी मेमन साहब, यस और उस वक्त DPO लाहौर थे इमरान किश्वर साहब। बाज़ लोग कहते हैं जी रामे साहब फेम लेने के लिए आ गए, तो मैं इनको बता दूं कि DPO इमरान किश्वर साहब से आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने उस केस में मेरे साथ काम किया था, और उन्होंने मुझे इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने मुझे एज ए ब्रदर मुझे मेरे ये अल्फाज वो इस्तेमाल करते थे, और जब भी मैं उनसे पूछता था उन्होंने कहा ब्रदर वी आर वेरी क्लोज। उनके मैसेजेस मेरे साथ वो कोऑर्डिनेशन में रहे, बार उन्होंने चिश्तियाँ से वो बच्ची रिकवर करवाई। आप कह रहे हैं आपकी रिपोर्ट पे और आपके स्टैंडिंग होने पे IG बदला सिंध के अंदर 2000 केस के अंदर, ठीक है, दैट्स व्हाई यू आर कोटेड, राइट। तो क्या मैं ये समझूं कि रजब भट्ट के अब दिन थोड़ेंगे? नहीं, देखें लग तो ऐसे रहा है कि वो तो खुद को ये प्रिटेंड करते हैं कि पाकिस्तान में उनके आने से पहले लोग जो है वो झोंपड़ियों में रह रहे थे, और किसी को ना फेम का पता था, ना किसी ने को गाड़ियाँ देखी थी, ना पैसा देखा था, और वो तो अपने आप को एक ना जैसे कोई गैंगस्टर होता है या जिसका वो इस तरह से शो करता है। संजय दत्त से कंपेयर करता है, हाँ, अपने आप को कभी सलमान से कंपेयर करते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि कानून के सामने ना कोई बंदा पावरफुल नहीं है। कानून के रगड़े में जो आ गया। आपको क्या लगता है रजब भट्ट क्या केस मैनेज करता है या मिनिस्ट्रियल लेवल पे लोग इसे सपोर्ट करते हैं? नहीं, लोगों ने मिनिस्ट्रियल लेवल पे इसकी इतनी औकात ही नहीं है, इसका इतना इसको क्या सपोर्ट करना है। अपने तौर पर कायदे आज़म का कमाल है, आप ये समझ लें, ठीक है, वो चलता है तो मामला थोड़ा बहुत। ये ज़रा तनसीक कर दिया करें, लोग कुछ का कुछ समझ जाते हैं। नहीं, वो ये लोगों को पता ही है ना कि जब कभी आपका काम ना हो रहा हो तो कायदे आज़म से बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं। लेकिन अभी तक कोई सामने ऐसा केस भी नहीं आया। बाज़ केसेस में इन्होंने अपोजिट पार्टी को चाय वाय पिला के तो मामला वाइंड अप हो गए। तो इस तरह से ही करके बाकी डू यू थिंक कि जो मियाँ बिलाल एडवोकेट है जिनका आपने जिक्र किया, जो इस केस के अंदर पहले वकील थे मौक्कल के आपके साथ, और उन्होंने इस केस को मैनेज किया, ठीक है, अब वो रजब भट्ट के साथ टिकटॉक्स में भी नजर आ रहे हैं और बाकायदा उन टिकटॉक्स को प्रमोट किया जा रहा है। आई डोंट नो इसके बिहाइंड एजेंडा किसका। आपको क्या लगता है कि बिलाल साहब आगे जाके आप पे भी प्रेशराइज होंगे? नहीं, बिलाल साहब ने मेरे ऊपर प्रेशराइज क्या होना है। यहाँ पे देखें कोई कुश्ती तो होनी नहीं, कोई फाइट तो होनी नहीं कि जो पिछले जितने भी केस है रजब भट्ट के वो नूरा कुश्ती नहीं साबित हुए। वो नूरा कुश्ती साबित हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि मामला मैंने आपको बताया कि आ गया एक पढ़े लिखे वकील के पास। तो जब मेरे पास कलम है, मुझे क्या उसमें प्रॉब्लम है। मियाँ साहब अगर उनके साथ खड़े तो मियाँ साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल है। लेट्स सपोज सॉरी टू कट यू ऑफ, लेट्स सपोज रजब ऑफर टू ब्राइब यू, हम सपोज कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं फयाज रामे को रजब भट्ट कहता है जी सुट पंजा सुलह करते हैं, मुकाते हैं इस गल को, जिस तरह वो कह रहे वकील साहब पर्सनल ले गए, हो सकता है वो मैनेज करने की कोशिश करें। सर्व कर चुके हैं, रजब भट्ट ने आपको ख़रीदने की कोशिश की, कर चुके हैं। मैं इंशाल्लाह इसी पॉडकास्ट में आपको कुछ एविडेंस दे के जाऊँगा, मैं आपको सुना के जाऊँगा। मैं हल्फन ये बात करता हूँ, मैं इनको सुना के जाऊँगा। आपने ऑनेस्टली लोगों को बताना है, अगर आमिर साहब मुझे दिखा के गए। बिल्कुल ठीक है, तो वो कोशिश कर चुके हैं। बात ये है कितना ऑफर किया? यार मैं मार्केट में किसी की इज़्ज़त ख़राब नहीं करना चाह रहा, बहुत थोड़ा की, ठीक है, वो मार्केट में मैं किसी की इज़्ज़त ख़राब नहीं करना चाह रहा। वो पहले उन्होंने मुझे कोशिश की, जब मैं उनके हाथ में नहीं आया तो फिर 10 जुलाई को मेरा एक सवाल है, 10 जुलाई को वो आयशा को क्यों मिले थे? वो तो कहते थे मैंने पर्चा कराना है इसके ऊपर, इसने मेरी माँ बहन को गालियाँ दी हैं। तो फिर बॉस नवीद की जो एजेंसी है साबर भट्ट साहब के कहने पे 10 जुलाई को वो क्यों मिले थे? They met each other? वीडियो मौजूद है, वीडियो एविडेंस मौजूद है। और अगर भट्ट साहब इस बात से इनकार कर दें हल्फन आकर, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आज ही ये केस छोड़ दूँ। किस लिए मिले थे? मौसम का हाल पूछने के लिए मिले थे? नहीं, मौसम कि मौसम कैसा है? नहीं, ऑब्वियसली कोई बीच की राह तलाश कर रहे होंगे, ठीक है। और उन्होंने उसे वहाँ पे ये भी ऑफ़र की कि मैं 10-20 लाख रुपए देता हूँ, तुम अपना वकील बदल लो, सलमान को रगड़ा लगाओ जैसे, मैनू माफ़ी दे दे बस।
हाँ, मतलब ये केस रजब भट्ट के गले की हड्डी साबित हो रहा है। कहते हैं मुझे किसी तरीके से माफ़ी दे दो, आपकी वजह से मेरी फ़िल्म रुकी हुई है, फिल्म में मेरे साथ कोई एक्टर काम करने के लिए नहीं आ रही, बस मुझे माफ़ी दे दो किसी तरीके से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। वहाँ पे ये पाँव पड़ते रहे उसके, और यहाँ पे बैठ के ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। किस बंदे से इसने माफ़ी नहीं मांगी? मसला क्या है इस बंदे को? मतलब मुझे आई डिडंट अंडरस्टैंड कि वकीलों से एक ख़ास किस्म की प्रॉब्लम है, ठीक है। पहले वकीलों को देखिए, कराची में जो इंसिडेंट हुआ मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, किसी को मारना नहीं चाहिए। आप भी मेरे ख्याल में इतना सीजन जनरल, जितना भी आप एडवोकेसी करते हैं आपको पता होगा। डू यू थिंक रजब भट्ट को एक ख़ास मुखासमत है वकीलों से, कोई मसला है? देखें, वकील एक वाहिद तबका है जो स्याह को सफ़ेद कहने से इनकार करता है, और वकला में अभी भी ऐसे लोग हैं, कुछ ब्लैक शीप्स भी हैं, हर प्रोफेशन में होते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो हक और कानून की बात करते हैं। कराची में एक वकील साहब थे, उन्होंने इनके खिलाफ केस किया, कोर्ट से ऑर्डर लिया, इनका नाम PCL में डलवाया। ये इनको कह रहे हैं कीड़े मकोड़े, ठीक है। आप किसी भी शख्स की ज़ात पे जाके हिट करेंगे तो फिर आपको फैंटी तो लगेगी यार। वकील भी तो इंसान ही होता है ना, वकील भी आम इंसान की तरह जज्बात रखता है। फिर भी हमने उसकी मजम्मत की। तो ये वाहिद तबका वकला है जो इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाता है और कानूनी बम्बू फिट करता है, जिसकी वजह से ये वकला के अगेंस्ट नज़र आते हैं। अभी रिसेंटली भी आपने एक स्टेटमेंट देखा, ठीक है, और तो कोई पूछने वाला नहीं होता, लोगों के पास लोग अवॉइड करते हैं कि यार ये कांदा दफ़ा करो इसको। तो वकला एक वाहिद तबका है जो लोगों को इंसाफ फराहम करते हैं और इस जहाँ पे गलत हो रहा था उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। तो आप देख लें जितने भी वकील इनकी ज़िंदगी में आए हैं, जुनैद खान एडवोकेट 2 लोगों के वकील बनकर आए थे, उनसे इन्होंने माफ़ी मांग ली, आज वो इनके वकील हैं। यस, ठीक है। इसी तरह से मियाँ साहब का भी स्टेटस कुछ इसी तरह का है। तो ये माफ़ी मांग, मियाँ अली इशफाक की बात कर रहे हैं? नहीं, मियाँ बिलाल साहब की बात। मियाँ बिलाल साहब, ठीक। ये माफ़ी मांग के चाय पिला के फिर बाद में लोगों को तो बात करने का मकसद, क्या रजब भट्ट का अगला वकील मियाँ बिलाल होगा? वो तो हो चुके हैं, अली इशफाक हट के अली इशफाक साहब भी हैं, लेकिन शायद वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है या क्या है, या वो थोड़े सीजन्ड वकील हैं, वो तरह तरीके से चलते हैं। उन्होंने शायद अब उन्होंने रखा कि शायद कुछ वकला में अब ये भी सर्विस है कि उनको ज़रूरत पड़ी कि ऐसे वकला भी होना चाहिए कि किसी को फैंटी शैंटी लगानी हो तो चलो एक ग्रुप ये भी ऐड कर लेते हैं। वकला तो वैसे ऐसे काम नहीं करते, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि उनको ऐड करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी इसमें। लेकिन यह है कि उन्होंने ऐड किया उसको, वो तो रिसेंटली अभी पुलिस स्टेशन में पेश हुए थे उनके साथ जी। अच्छा, वेरी लास्टली मुझे ये बताएं, आपको कितने % चांस है फयाज रामे को कि आप ये केस जीत जाएंगे और रजब भट्ट को आप करार वाक़ की सज़ा दिलवा सकें? देखिए, मैं तो ये केस जीत गया हूँ। हाँ, मैं तो ये केस जीत गया हूँ। देखें, ज़फ़र याब चदर साहब की कोर्ट में, ठीक है, प्राइवेट कंप्लेंट एडमिट होगी, राइट, जिसको हम उर्दू में इस्तिगासा कहते हैं। हाँ, ठीक है। प्राइवेट कंप्लेंट इस्तिगासा दायर करना और बात है, एक्सेप्ट हो जाना और बात है। 2 तरह के तरीके होते हैं। आप FIR करवाते हैं, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। जब पुलिस से आपको इंसाफ ना मिल सके, आप डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करते हैं, जिसको हम प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तिगासा कहते हैं। उसमें खुद जज साहब इंक्वायरी करते हैं, ठीक है, और जुडिशल ऑफिसर उसमें देखता है, हाँ भी बताओ आपके पास क्या एविडेंस है, ऑन व्हाट बेसिस में आपका केस चलाऊं, ठीक है। अगर जुडिशल ऑफिसर को लगे कि इसके पास कुछ ऐसा मटीरियल है कि जिसके तहत किसी ना किसी मुलजम को सज़ा हो सकती है, तो वो फिर एडमिट होती है। तो मेरी तो 376 की प्राइवेट कंप्लेंट एडमिट होगी इनके अगेंस्ट, और अदालत ने उसमें रीज़न लिखी कि 164 का स्टेटमेंट, 161 के बयानात गवाहों के, मेडिकल, साइट प्लान, रिकवरी मेमो, जो मोबाइल फ़ोन रीसेट हुआ था वो फ्रांसिक के लिए गया हुआ है, और 46 पेजेस की चैट सलमान की, ठीक है। उस सारी चीज़ को देखते हुए अदालत ने मेरी जो है वो विटनेसेस के बयान लिखने के बाद प्राइवेट कंप्लेंट जो है एडमिट कर ली। लेकिन जिस तरह आप कहते हैं कि ही ऑलवेज मैनेज द केसेस थ्रू डिफरेंट मींस, निकल गई बात वहाँ से, अब मामला अदालत में आ गया है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं होना, अब प्रोसीजर अडॉप्ट होना है अगली डेट पे। और अगर धमकियाँ लगी तो वो तो लगती रहती हैं, वो तो बहुत सारे लोग, आपने भी कुछ अल्फाज यूज़ किए हैं। देखें, फौजदारी प्रैक्टिस करने वाले वकील के लिए ये रूटीन की बात है, हमें बहुत सारे लोग गालियाँ भी देते रहते हैं, दुआएँ भी देते रहते हैं, तो मुझे इस तरह की चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उनके लिए प्रॉब्लम है जो क्रिएट हो गई है। वो ये सोचें कि 11 तारीख को उन्होंने बेल कैसे करानी है, मुचलके किसके देने हैं, छोटी कैसे देते हैं। मैं इनको बता दूं कि जब आप इस इस्तिगासे में पहली दफ़ा पेश होते हैं तो पहला सवाल होना है, कहाँ भाई काका बेल कराई है? नहीं कराई। 91 के मुचलके, 91 CRPC के मुचलके जमा करवाओ। मैं आपको 2-3 इस्तिगासों के बारे में बता देता हूँ। आप यहाँ पे एक बल्ली साहब होते थे, DSP, इम्तियाज़ बल्ली साहब, हाँ जी,
वो असलम बसा एक बंदा था, उसका इनकाउंटर कर दिया उन्होंने। हाँ, कोई मुजरिम था, ठीक है। वो उसकी फैमिली ने जाके इस्तगासा फाइल कर दिया। सर 14 साल वो इस्तगासा चला था। 14 साल? मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। मैं इम्तियाज़ बली साहब से आप पूछ सकते हैं, और फिर एक भट्ट साहब हैं, वो क्या उसका नाम है, CCD में आजकल DSP हैं, काफ़ी मशहूर है। हाँ जी, हाँ जी। वो भट्ट साहब ने फिर उस फैमिली को मिल के सुलह करवाई, और बली साहब को उसमें सज़ा होने लगी थी। उस केस में बली साहब को इस्तगासे में सज़ा होने लगी थी। इतना सख्त था? इतना तो इस्तगासा सर ये होता है। मेरे पास ऐसी बेशुमार मिसालें पड़ी हुई हैं। मैंने हाईलाइट केस की बात इसलिए की कि अगर DSP को हो सकती है सज़ा, तो ये क्या आसमान से उतरा हुआ है कि जिसको हो नहीं सकती, और ये चीज़ों को मैनिपुलेट कर देंगे। जी मेरा रेप के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जजमेंट है कि जब किसी मेन अक्यूज़ के ऊपर रेप का एलिगेशन हो और आपका ऑब्जेक्ट सेम हो, तो सबको बराबर सज़ा मिलनी है। बाकी ये अदालत का इख्तियार है, अदालतें अपने फैसले। कहते हैं रेप की जो है वो इसकी कत्ल की बेल कहीं किसी ना किसी सूरत मिल सकती है, वो कानून में है। रेप पे बेल भी नहीं मिलती। देखिए ऐसे ऑफेंसेस हैं ना जो सोसाइटी को ख़राब करते हैं, और इसमें फिर अदालतें जो है ना, वो जो फीमेल या विक्टिम जो होता है उसके बयान से बाहर नहीं जा सकती। तो ऐसे केसेस में जो ऑफेंसेस हैं वो प्रोहिबिटरी क्लास में आते हैं। तो ऐसे केस में नॉन बेलेबल से भी ऊपर की बात है। एज लॉयर, हाउ डू यू फोरसी रजब भट्ट्स फ्यूचर? देखिए रजब भट्ट का जो फ्यूचर है, आप देखें और भी यूट्यूबर हैं, डक्की भाई हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, डक्की ने यार देखें आप कि उसने पूरा डिपार्टमेंट अंदर करा दिया। सरफराज चौधरी साहब, शुएब रियाज साहब, सबको अंदर कर। कभी उसका कोई व्लॉग देखा है? कभी उसने कहा मैं जनाब बड़ा मामे? तो ये क्यों इतनी बदमाशी करते हैं, क्या वजह? कभी उसने सोशल मीडिया पे आकर कहा कि जनाब मैं बड़ा बब्बर शेर? मैं चुप करके वो अदालतों में आ रहा है, अपने केसेस फेस कर रहा है। किसी के साथ उसकी कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है, मैच्योर आदमी है, उसकी अच्छे माहौल में ग्रूमिंग हुई है। ठीक है, इसकी अच्छे माहौल में ग्रूमिंग नहीं हुई, इसकी तरबियत बताती है। फ़ौज में ना मरासी भी भर्ती हो जाता है, ब्रिगेडियर लग जाता है, वो अपनी करतूतों से पता चलता है कि ये मरासी है। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि इनको अल्लाह ताला ने स्टेटस दे दिया, मामला कर दिया, लेकिन इनकी वो छपड़ियों वाली जो मामला है वो नहीं अभी गई। मुख्तसर बात ये है कि जो आपने बात की फ्यूचर की, अभी इनका कैरियर स्टार्ट है, 17-18 जिनके ऊपर हो गया, तो इनका फ्यूचर कहाँ देखना है मैंने? इनका फ्यूचर कोर्ट लाख पर। आम आदमी पे पर्चा हो तो वो गली के बाहर से नहीं जा सकता, इन पे पर्चा हो ये पूरी दुनिया घूमती। सर यही तो कमाल है, कोई गरीब आदमी का बच्चा होता, उसने 506 भी या 324 की होती, तो आप सोच सकते हैं कि वो घर से हो सकता था। मगर पकड़ के दीवार के साथ लगाया होना था। हाँ भाई, पिस्टल किससे लिया, चोरियाँ कितनी की ने, किसके ऊपर फायरिंग की है? इनके पास कायदे आज़म का कमाल है ना कि ये प्री रेस्ट बेल भी नहीं देते। जब FIR हुई है तो प्री रेस्ट बेल क्यों नहीं लेनी? ठीक है, तो ये तो DIG साहब के ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि क्या ये अबव दी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कोई कानून से ऊपर है? ये क्या टिकटॉकर क्या होता है? इसका क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की? नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर वो अच्छा फेम कर रहा है, मामला कर रहा है, वो अपने पैसे बना रहा है, उससे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या उसने किया? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए क्या उसका कोई रोल है, या क्या उसका कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बता दें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कोई हो उसका? किसी आम बंदे के पास से अगर पिस्टल निकले या उसे गिफ्ट भी मिला हो और उसके बाद लाइसेंस ना हो, तो वो एक दिन में छूट जाता है? सर वो तो 7 घरों तक जाता है, किससे लिया, किससे लिया, किससे लिया, 7 और पकड़े जाते हैं। ये पिस्टल का पर्चा इतना ज़ालम होता है, 13-20 का लाइसेंस कहाँ है, किससे लिया, इससे कहाँ वारदातें की हैं, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। दिन दिहाड़े कैफ़े में फायरिंग हो जाती है। बहरहाल कोई बात नहीं, हम यहाँ पे हैं, 780 भी लगेगी, इस्तिगासे भी फाइल होंगे, मामला भी देखेंगे। जब तक मुदैया हमारे साथ स्टैंड कर रही हैं, कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे और आप देखें। लेट्स सपोज जाते जाते बता दें मुदैया अपना बयान वापस ले लेती हैं, सेटलमेंट हो जाती, होने को तो कुछ भी हो सकता है। फयाज़ रामी साहब की ज़िंदगी को ख़तरे होंगे? देखें ख़तरे तो होते ही हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारा किसी से कोई पर्सनल नहीं है। लेकिन अगर मुदैया सपोज वो तो पर्सनल ले गए हैं, वो ले लें, कोई बात नहीं, एक बार दफ़ा छोड़ के 1000 दफ़ा ले लें, कोई बात नहीं, हम हर सिचुएशन के लिए रेडी हैं। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा, देखें मैं तो सिर्फ अपने काम ही कर रहा हूँ ना। कोई वकील आप मुझे बताएं, आप बाशऊर आदमी पर्सनल होकर किसी को सज़ा करवा सकता है, उसके पास एविडेंस ना हो? ये सिर्फ इन्होंने पर्सनल वाला ना एक जुमला खड़ा हुआ है। ये मुझे बता दें कि इन्होंने पाकिस्तान का महंगा तरीन वकील किया, 8 महीनों में रिज़ल्ट क्या है? नथिंग। कोई एक एप्लीकेशन इनकी फेवर में गई, कुछ भी नहीं। मैं बता देता हूँ आपको मैंने क्या रिज़ल्ट दिया। मैं जब ये आया था, ये केस हैंडिंग पोजीशन में था, अब इसमें एक प्राइवेट कंप्लेंट एक्सेप्ट हो गई है। PCL में मैंने इनका नाम डलवा दिया,
He cannot exit from the country. इधर ही रहेंगे। पे इन्होंने जाना था, नहीं जा सके। हाँ, लोगों को सच बताएं ना भाई, इनका नाम तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निकाल दिया था। ये पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। एक केस में FIA ने जो किया था, जो वह आपकी प्रमोशन का, उस केस में उन्होंने डाला था नाम, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निकाल दिया। फिर अब ये क्यों नहीं जा सके? लोगों को सच बताएं ना भाई, क्यों नहीं जा सके? से इस्तगासे की वजह से नहीं जा सके। थैंक यू सो मच फयाज रामे साहब। आपने, मैं हैरान हूँ कि एक वकील हो कि आप साथ साथ आप ये भी समझते हैं कि मैं जो सोशल मीडिया के कोड एंड एथिक्स के ऊपर किस तरह चलना है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक लास्ट में बात करूँगा। आपने कहा अगर कंप्रोमाइज़ हो जाता है मुदैया का, तो अगर आप 376 को पढ़ें ना, तो ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसमें फिर भी अगर मुदैया बयान भी दे देती है ना, तो फिर भी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होगा, जज की मर्जी है, वो फिर भी उसकी डिस्क्रिप्शनरी पावर्स है, उसकी डिस्क्रिप्शनरी पावर है, बयान को माने ना माने, होगा चलो भाग जाओ। ये स्टेट की वायलेशन है, क्योंकि ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है, इसमें सुलह नहीं हो सकती। ये अदालत की डिस्क्रिप्शन पे है, वो जज साहब की डिस्क्रिप्शन है, वो उसको ओवरलुक कर दें, डिस्पोज ऑफ कर दें। और ये भी तो जो लोग ये समझते हैं कंप्रोमाइज़ पे डिस्पोज ऑफ हो सकता है, वो ये ना समझें कि ये हतमी है। विदिन 1 मंथ सजा हो सकती है? नहीं, विदिन 1 मंथ तो नहीं। आपको मतलब आपको क्या लग रहा है कितना टाइम स्पैन? अभी ये लंबा चलेगा जी, लंबा चलेगा। अभी 4-5 साल के लिए इधर ही है हमारे पास, हमारे मेहमान है। 4-5 साल, दैट्स अ बिग क्लेम। देखिए, मैंने तो आपको कहा ना, इम्तियाज़ भली साहब के इस्तिगासे की बात की ना मैंने, और बहुत सारे इसी तरह से। फुरकान शाह साहब का एक और मैं आपको बता दूं, उनका पुलिस इसी तरह से एक केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं, हसन शायद लड़के का नाम, 10 साल वो इस्तिगासा चला था। अल्लाह। फुरकान शाह साहब इधर ही हैं, वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, आप देखते रहते हैं, बड़े एक्टिव हैं, तो वो इस चीज़ की तस्दीक कर देंगे कि मैं गलत बात कर रहा हूँ या सही। तो 10 साल वो इस्तिगासा चला था। तो सर, ये तो रूटीन एक प्रोसीजर है कि जब प्राइवेट कंप्लेंट आपके अगेंस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, उसमें एविडेंस भी आना है, उसमें क्रॉस भी होना है, चाहे आप कोई यूट्यूबर हैं, चाहे आप कुछ भी हैं। देयर इज़ नो सेपरेट कोर्ट फॉर यूट्यूबर, फॉर टिकटॉकर एंड फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट एंड फॉर द प्राइवेट पर्सन एंड सिविल पर्सन। एक की अदालत आम बंदे तो नहीं पेश होना है, 8 बजे पेश भी होना पैना है, और प्रोसीजर फेस भी करना पैना है, और अदालत के सामने मचल के भी देने पैना है, सारा कुछ करना पैना है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट फयाज रामे साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जितनी भी रजब भट्ट वाले से बात हुई, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता सही निकले और आप भी अपने केस में कामयाब हो। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद थे आयशा जट के वकील फयाज रामे साहब, और उनसे हमने बातचीत की। पॉडकास्ट के दौरान कई चीज़ों के ऊपर हमने एक सहर हासिल कोशिश की कि आपको ये सारी डिबेट समझ में आए कि ये केस क्या है, रेप विक्टिम की इस वक्त मेंटालिटी क्या चल रही है, और साथ साथ जो एक्यूज़ पार्टी है उसके ऊपर क्या मामलात हैं। रजब भट्ट के हवाले से सिर्फ मैं आपको एक चीज़ समझाता चलूँ कि अगर सोशल मीडिया का फेम इतना बामे अरूज पे चला गया, तो भट्ट साहब, रेमंड डेविस साहब भी पाकिस्तान ही फंसे रहे थे, अमेरिका के टॉप सीक्रेट एजेंट थे। जब तक सालिसी नहीं हुई, मामलात आगे नहीं चले। तो आप, अकॉर्डिंग टू द एडवोकेट फयाज साहब, आप किस खेत की मूली हैं? सर, एक्स प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ साहब, एक्स डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ साहब, मैं फौज हमारा बड़ा अच्छा इदारा है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं जो प्रेसिडेंट है आपके सामने है, और एक्स प्राइम मिनिस्टर अभी इमरान खान साहब का हाल देख लें, ये तो किसी गिनती में नहीं आते। ठीक है, फर्क होकर साहब को देख लें, 109 में अंदर हो गए। ये कहते हैं जी 109 क्या चीज़ होती है, ये अभी ये जो FIR हुई है, जी कहते हैं मैंने कैसे करवाई, मैं तो 109 में हूँ, तो 109 में ही फ़र्क होकर अंदर हुआ है। तो माजरत, आप मैंने आपको इंटरप्ट, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अच्छा किया, तनसीक कर दी काफ़ी चीज़ों की। तो ये मत समझें कि ये कोई कानून से बालातर है या कुछ ऐसा है। आप वेट करें, थोड़े दिनों बाद आपसे दोबारा मुलाकात इंशाल्लाह, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इनका क्या सिनेरियो इंशाल्लाह। आपको अगर हमारे पॉडकास्ट से कोई भी आपका कीमती फीडबैक हमें देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आरा का इजहार करें, ताकि हमारी इससे रहनुमाई हो सके। बहुत शुक्रिया।